आम आदमी पार्टी के अंदर खाने जारी घमासान अब सड़कों पर आ गया है। मारपीट की घटना के बाद से स्वाति मालीवाल अंडरग्राउंड हैं या उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि स्वाति मालीवाल की नाफरमानी की वजह से अरविंद केजरीवाल तैश में आ गए और अपने स्टाफ के हाथों उनके साथ बदसलूकी करवाई। सूत्रों का कहना है कि इस पूरी घटना के पीछे अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जिन्हें राज्यसभा भेजने का वादा केजरीवाल कर चुके हैं। इस बीच डील ये है कि सिंघवी मुकदमा लड़ेंगे, केजरीवाल उन्हें राज्यसभा भेजेंगे। इस वजह से अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल से इस्तीफा लेने पर आमादा हैं। केजरीवाल चाहते हैं कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा से इस्तीफा दे दें ताकि उनकी जगह अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजा जाए। पिछली बार सिंघवी ममता बनर्जी की कृपा से राज्यसभा में चुनकर आए थे, लेकिन इस बार केजरीवाल सिंघवी को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि सिंघवी राज्यसभा में चुने जाने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा देंगे, आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे या फिर कपिल सिब्बल की तरह निर्दलीय चुनकर आना पसंद करेंगे, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के पास एक भी विधायक नहीं है। लेकिन केजरीवाल सिंघवी को इनाम के तौर पर राज्यसभा की सदस्यता देना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस वजह से केजरीवाल कई दिनों से स्वाति मालीवाल पर दबाव बना रहे थे और इसी सिलसिले में स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मिलने गई थी। वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ी हुई थी और इसी वजह से केजरीवाल के इशारे पर विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट तक कर डाली। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने जनवरी में आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली थी। केजरीवाल ने अब स्वाति मालीवाल से राज्यसभा की सदस्यता त्यागने का आदेश दिया है। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से स्वाति मालीवाल को यह संदेश भिजवाया। सूत्रों का कहना है कि स्वाति मालीवाल को संदेशा भिजवाया गया कि उन पंजाब से राज्यसभा में भेजा जाएगा। आम आदमी पार्टी का मानना है कि पंजाब से पार्टी के कोटे से राज्यसभा भेजे गए पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह उच्च सदन से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में स्वाति मालीवाल को पंजाब से राज्यसभा में एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन हरभजन सिंह इस्तीफा देंगे ये अभी पक्का नहीं है। और दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल इस्तीफा देने को तैयार नहीं, क्योंकि ऐसा करना उन्हें अपमानजनक लगता है। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि स्वाति मालीवाल ने इसे गलत तरीके से ले लिया और उन्हें लगा कि पार्टी उन्हें किनारे कर रही है। स्वाति मालीवाल इसी सिलसिले में सीएम केजरीवाल से मिलने के लिए उनके आवास पर गई थी और जहां उनसे विभव कुमार ने कथित तौर पर बदसलूकी की। अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुकदमा लड़ रहे हैं। केजरीवाल का मानना है कि अभिषेक सिंघवी की दलीलों के कारण ही शीर्ष अदालत में उन्हें बड़ी राहत दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में तक दिया था कि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कुछ ही दिन के अंदर विपक्ष के एक बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे सभी दलों के लिए समान अवसर और समान परिस्थिति नहीं बनी। लेवल प्लेइंग फील्ड न होना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए कतई ठीक नहीं है। हालांकि ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को खारिज करते हुए कहा था कि अपराधी राजनेता चुनाव में प्रचार करने के लिए राहत नहीं मांग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की तैयारी है। अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनके पीए के द्वारा की गई मारपीट के आरोप लगने के बाद से स्वाति मालीवाल का कोई अता पता नहीं है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मालीवाल न तो अपने घर में है और न ही चित्तरंजन पार्क स्थित अपने रिश्तेदार के घर। स्वाति मालीवाल के पूर्व पति ने इस मामले पर अरविंद केजरीवाल पर हल्ला बोल दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने केजरीवाल के आवास के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। नवीन ने एक दिन पहले कहा था कि स्वाति की जान खतरे में है। अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग कर डाली। उन्होंने स्वाति की तुलना झांसी की रानी से की और कहा कि जो हाथ उस पर उठा उसे मैं तोड़ देता। मालीवाल के पूर्व पति नवीन ने कहा कि जिसे आप सीएम हाउस कहते हो वो गटर हाउस है, वो बहुत ही खतरनाक घटना है। इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना उनके घर में हुई है। जिसने भी ये की है उसकी औकात नहीं ये घटना करने की। स्वाति की जान को खतरा है, उसे डराया धमकाया गया। नवीन जय हिंद ने आगे कहा कि अभी भी स्वाति की आवाज दबाई जा रही है। ये सिर्फ मेरी पूर्व पत्नी का मामला नहीं है, ये लाखों महिलाओं का मामला है। पूर्व पत्नी का अगर मामला होता तो अब तक स्वाति पर जो हाथ उठे हैं वो टूट चुके होते और जिसने उसके लिए आदेश दिया उसकी जुबान हम निकाल लेते। ये बहुत गहरा मामला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मालीवाल के पूर्व पति ने कहा कि स्वाति को बाहर निकलकर आना चाहिए। वो झांसी की रानी है, वो डर नहीं सकती। मुझे नहीं पता कि उस पर कौन सा प्रेशर डाला गया। एक समय पर इनको महिला सम्मान याद आता है और दूसरी उसी तरफ घर में मारपीट होती है। उस गटर हाउस के अंदर बहुत गंदगी है। स्वाति को सामने आकर पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। नवीन जय हिंद ने कहा कि 2020 में हमारा तलाक हो चुका है। पिछले 4 साल से मैंने स्वाति से कोई बात नहीं की। ये मेरी पूर्व पत्नी का मामला नहीं बल्कि एक महिला का मामला है।
ये घटना मुख्यमंत्री के घर में हुई। मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होगी एफआईआर? मैं 2008 से अरविंद केजरीवाल को जानता हूं। मैं अन्ना आंदोलन कोर कमेटी का सदस्य रहा हूं। मेरे से ज्यादा इन लोगों को कोई नहीं जानता होगा। मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने कहा कि संजय सिंह खुद किस तरह से राज्यसभा गए हैं वो मैं जानता हूं, और वो भी ये केवल अरविंद केजरीवाल के तोते हैं जो उन्हीं के इशारे पर बोलते रहते हैं। संजय सिंह को पहले ही इस घटना के बारे में पता था कि ऐसा होगा। वे एक्टिंग कर रहे हैं। वे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का मामला नहीं। संजय सिंह तो स्वाति मालीवाल को छोटी बहन कहते थे। जब ये घटना हुई तो वो कहां थे? एफआईआर तो होनी ही चाहिए। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से संपर्क करने की कोशिश की। स्वाति मालीवाल ना तो अपने आवास पर मौजूद थी और ना ही चितरंजन पार्क इलाके में रिश्तेदार के घर। स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास पर हुई बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी अब प्रदर्शन पर उतर आई है। केजरीवाल के खिलाफ चंदगी राम अखाड़े के पास सीएम आवास जाने वाली रोड पर महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा किया गया। Bureau Report, News of India. स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना को लेकर अब तक सिर्फ बीजेपी ने ही मोर्चा खोल रखा था, लेकिन अब कांग्रेस भी इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ खड़ी हो गई है। बात इतनी ही नहीं है, इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी में भी विरोध की लपटें उठने लगी है, जिसे देखकर संजय सिंह स्वाति मालीवाल के घर जा पहुंचे ताकि मामले को किसी भी तरह से रफा दफा किया जा सके। संजय सिंह अपने साथ दिल्ली महिला आयोग की एक सदस्य को भी साथ ले गए थे। अंदर बातचीत हुई। इस बारे में संजय सिंह बिना कुछ बताए चुपचाप वहां से निकल गए। अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई बदसलूकी को लेकर खुद आम आदमी पार्टी के नेता ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को लपेटे में ले लिया और उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। लक्ष्मीनगर से विधायक रह चुके नितिन त्यागी ने कहा कि परसों स्वाति मालीवाल जी का केस सबके सामने आया। कल शाम को जाकर पार्टी ने भी माना कि उनके साथ अभद्रता हुई। 1.5 दिन लग गया पार्टी को यह मानने में या मामले को सल्टाने में। आश्चर्यजनक यह था कि हमारी पार्टी में इतने क्रांतिकारी साथी कुछ नहीं बोले। हमारी इतनी बड़ी महिला विंग जो स्वाति मालीवाल को आदर्श मानती है, एक का भी बयान नहीं आया। आज पद टिकट के लालच ने हम लोगों को कैसा बना दिया है। एक बार खुद सोचिए, यदि स्वाति जैसी महिला के साथ हम खड़े नहीं हो सकते तो हम किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते। मैं स्वाति जी के साथ हूँ। स्वाति जी के साथ मिलकर आवाज़ उठाने को तैयार हूँ। आप सब भी एक संदेश तो डालिए। स्वाति मालीवाल के लिए आवाज़ उठाने वाले नितिन त्यागी पिछले 4-5 दिनों से बागी तेवर दिखा रहे हैं। इससे पहले 10 मई को वीडियो जारी करके उन्होंने पार्टी की उस स्कीम की वजह से प्रचार बंद कर दिया जिसमें महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने का वादा किया गया है। त्यागी ने एक वीडियो जारी करके कहा कि पार्टी अभी से स्कीम का फॉर्म भरवा रही है, जबकि इसे अभी मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि कल को लोग कार्यकर्ताओं से सवाल करेंगे, तब झूठ कहना पड़ेगा कि एलजी मंजूरी नहीं दे रहे हैं। त्यागी को बागी तेवरों की वजह से कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी मालीवाल मामले की जांच की मांग उठा दी है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने एक वीडियो जारी करके कहा कि स्वाति मालीवाल को सामने आकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, कानूनी सहारा लेना चाहिए, दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। थाने में आने के बावजूद एफआईआर नहीं कराने के पीछे कोई दबाव या डर तो नहीं है। अगर एक राज्यसभा सांसद महिला के साथ ऐसा हो सकता है तो शोषित पीड़ित आम महिलाओं को क्या संदेश जाएगा। इससे पहले संजय सिंह ने माना कि स्वाति मालीवाल के साथ सीएम केजरीवाल के निजी सहायक ने अभद्रता की। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीएम केजरीवाल कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इस घटना को बेहद निंदनीय करार दिया था। संजय सिंह ने दौरान कहा था कि स्वाति मालीवाल सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनके आवास पहुंची थी, जहां ड्राइंग रूम में इंतजार करने के दौरान विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की। इसके अलावा संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों को कतई साथ नहीं देती है। सीएम अरविंद केजरीवाल खुद इस घटना पर गंभीर हैं और उन्होंने कहा है कि इस मामले में जल्द एक्शन लिया जाएगा। यही नहीं, संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि स्वाति मालीवाल ने देश और समाज के लिए बड़े काम किए हैं। हम और हमारी पार्टी उनके साथ है। अरविंद केजरीवाल को ईडी के मजबूत और आकर्षक दलीलों को किनारे लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ईडी बल्कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने का न तो कोई कानून है और न ही ऐसी परंपरा। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि जिन दिनों अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर हुआ करते थे, उन दिनों जस्टिस खन्ना इनकम टैक्स विभाग के मुकदमे लड़ा किया करते थे। मामला जो हो, लेकिन यह फैसला बीजेपी ही नहीं बल्कि अमित शाह को भी पसंद नहीं आया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत एक नियमित फैसला नहीं था। उन्होंने दावा किया कि कई लोगों का मानना है कि केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। जब अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई और ईडी गठबंधन के लिए प्रचार के बारे में पूछा गया तो अमित शाह ने कहा कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल एक और मामले में फंस गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वाति मालीवाल पर कथित हमले को लेकर चल रहे विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इसे मुक्त होने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाए आरोपों का जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए मेरे पास एक बुरी खबर है कि 2029 के बाद भी पीएम मोदी ही बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरा मानना है कि यह कोई नियमित फैसला नहीं है। इस देश में बहुत से लोग मानते हैं कि विशेष छूट दिया गया है। दिल्ली आबकारी नीति में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा था कि केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के सामने कुछ शर्तें भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। इसके साथ ही वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे। अरविंद केजरीवाल आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे। अमित शाह ने 2 निर्वाचन क्षेत्रों केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राहुल गांधी को चुनाव से पहले कहना चाहिए था कि वह 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक नजरिए से इसे छिपाना सही नहीं है। अमित शाह ने कहा कि उन्हें वायनाड के लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए था और फिर उन्हें अपनी पसंद बनाने के लिए कहना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा हुए अरविंद केजरीवाल के सितारे वाकई गर्दिश में हैं। वे अपना चुनाव प्रचार पटरी पर लाते इसके पहले स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला सामने आ गया और केजरीवाल सहित पूरी आम आदमी पार्टी बैकफुट पर चली गई। ये सब हो रहा था कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाकर मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद ने अरविंद केजरीवाल की दुखती रग को दबा दिया। असल में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के साथ उनके सीएम के सारे अधिकार को निरस्त कर दिया था और इस दौरान केजरीवाल ना तो कोई सरकारी काम कर पाएंगे और ना ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर। यहां तक कि कोर्ट ने केजरीवाल को सचिवालय और सीएमओ के आसपास भटकने तक की इजाजत नहीं है। अरविंद केजरीवाल को उनकी इसी बेबसी की याद दिलाने के लिए राजकुमार आनंद ने एक बार फिर से उन्हें अपना इस्तीफा भेजा है। अब मंत्री या विधायक का इस्तीफा तो केजरीवाल स्वीकार कर नहीं सकते जब तक ऐसा करने के लिए एलजीबी के सक्सेना उन्हें न कहें, लेकिन राजकुमार आनंद ने दूसरी बार अपना इस्तीफा भेजकर केजरीवाल को इसे स्वीकार करने के लिए कहा। राजकुमार आनंद ने कहा कि पहले जब उन्होंने इस्तीफा भेजा था तो उस समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में थे, साथ ही वे किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते थे। राजकुमार आनंद ने कहा कि अब मैंने उन्हें फिर से लिखा है और मेरी टीम के सदस्य इस्तीफा देने उनके आवास पर गए, उनको पत्र मिल गया। हालांकि उन्होंने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा। राजकुमार आनंद ने कहा कि मैंने उपराज्यपाल से मुलाकात की और मामला उठाया। सीएम को रिहा हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। इस बीच समाज कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि SC/ST विभाग ठीक तरीके से काम कर रहा है। अधिकारी ने यह भी माना कि आनंद की जगह किसी और को विभाग नहीं सौंपे जाने के बाद कुछ फाइल्स का काम अटक गया है। इस महीने की शुरुआत में आनंद ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी और अब वो नई दिल्ली लोकसभा सीट से बसपा के कैंडिडेट हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। आनंद ने पिछले महीने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और कहा कि वो किसी भी ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो उन्हें दलित का प्रतिनिधित्व करने से रोके। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से वे राजनीति में आए। मंत्री ने पार्टी छोड़ने का कारण भ्रष्टाचार बताया, कहा कि वो नहीं चाहते कि वो भ्रष्टाचार में घसीटे जाएं। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत सशर्त दी और चुनाव प्रचार के लिए इजाजत मिली। आप प्रमुख ने चुनाव खत्म होने के बाद नतीजे घोषित होने के 2 दिन पहले 2 जून को सरेंडर करने का उन्हें आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि अपनी अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल फाइलों पर साइन नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद विपक्षी दल सरकार ही बनाने की तैयारी करने लगे। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच कटर का काम करने लगे। ताबड़तोड़ मीटिंग होने लगी, लेकिन नतीजे सामने आए तो पूरे विपक्ष की हवा निकल गई। 2024 के चुनाव में विपक्षी यही हवाबाजी करने में जुटा है, लेकिन कहते हैं कि अब मुझे तिहाड़ जाने ही नहीं पड़ेगा। हेमंत सोरेन भी 4 जून को आज़ाद होने के सपने देख रहे हैं। राहुल गांधी ने तो विपक्षी इंडी गठबंधन को 350 सीटों पर चुनाव जिता चुके हैं, तो ममता बनर्जी अभी से सत्ता का समीकरण समझाने लगी है।
मतलब कि विपक्ष बैठे ठाले हवाबाजी करने पर उतर आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो वह उसे बाहर से हर तरफ का समर्थन देंगी, मगर इसके लिए उन्होंने एक बड़ी शर्त रख दी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीट बंटवारे पर कांग्रेस के साथ झगड़े के बाद इंडिया ब्लॉक से खुद को अलग कर दिया था। अब वह खुद हद तक पिघलती दिख रही हैं। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि आम चुनाव के बाद विपक्षी गुट के सत्ता में आने पर वह उसे बाहर से समर्थन देंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन को नेतृत्व प्रदान करेंगे और उन्हें बाहर से हर तरह से मदद करेंगे। हम ऐसी सरकार बनाएंगे ताकि बंगाल में हमारी माँ बहनों को कभी परेशानी न हो और जो लोग 100 दिन रोजगार योजना में काम करते हैं उन्हें दिक्कत ना हो और उनको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर इसके लिए उन्होंने इंडिया ब्लॉक की अपनी परिभाषा साफ कर दी। उनके इंडिया ब्लॉक में कट्टर प्रतिद्वंदी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर चौधरी के नेतृत्व वाली बंगाल कांग्रेस या CPM शामिल नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया अलायंस में बंगाल कांग्रेस और CPM को मत गिने। वे दोनों हमारे साथ नहीं हैं, वे दोनों भाजपा के साथ हैं। मैं दिल्ली के बारे में बात कर रही हूँ। ममता बनर्जी का रुख फिलहाल तब सामने आया जब देश की 70% सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। फिलहाल अभी 3 दौर का चुनाव बाकी है। बंगाल में हर चरण में वोटिंग होगी। देश की हिंदी पट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने के बाद भाजपा दक्षिण बंगाल, दक्षिण भारत और बंगाल में ज़्यादा बड़ी सफलता हासिल करने की उम्मीद कर रही है। इस वक्त लोकसभा का चुनाव चरम गर्मी के दौर में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह राज्य के नियमित दौरे पर हैं और उनकी नज़र राज्य की 42 लोकसभा सीटों पर है। स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में हुई मारपीट की घटना पर आम आदमी पार्टी ने मुहर लगा दी। मतलब कि स्वाति मालीवाल ने पुलिस से जो कहा था वो सच था, लेकिन इस बात को कबूल करने में आम आदमी पार्टी ने करीब 36 घंटे खर्च कर डाले। मतलब साफ है कि इस दौरान स्वाति मालीवाल को खामोश करने और फिर केजरीवाल को बचाने के सारे जुगाड़ किए गए। यही वजह है कि संजय सिंह ने न सिर्फ इस घटना को स्वीकार किया बल्कि ये भी कहा कि हम सब मालीवाल के साथ हैं और पार्टी विभव कुमार के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। चुनावी मौसम में इस तरह के एक्शन लेने की बातें ही पार्टियां करती हैं। कुछ दिनों तक मामले को शांत करने के लिए दोषी को किनारे कर दिया जाता है और बाद में सब ठीक हो जाता है। आम आदमी पार्टी इस मामले में भी यही करना चाहती है, लेकिन स्वाति मालीवाल ने पुलिस को कॉल करके और खुद थाने जाकर एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अब जब आम आदमी पार्टी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी तो मामले की जांच करने में पुलिस को आसानी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मालीवाल की खामोशी है जो अब तक जारी है। मालीवाल की खामोशी को लेकर उनके पूर्व पति नवीन जयहिंद ने सनसनीखेज दावा किया। नवीन जयहिंद ने कहा कि स्वाति मालीवाल को जान का खतरा है। नवीन जयहिंद ने कहा कि संजय सिंह सब कुछ जानते हैं और उन्हें कैमरा के सामने अपना ये ड्रामा बंद करना चाहिए। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल के साथ दुर्घटना पर संज्ञान लिया और उन्हें कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। हम सभी स्वाति मालीवाल के साथ हैं। नवीन जयहिंद ने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ वो सुनियोजित था। उन्होंने मालीवाल से आग्रह किया कि वो अपने बारे में बोलें। एक वीडियो संदेश में नवीन जयहिंद ने कहा कि मेरा नाम नवीन जयहिंद है। मुख्यमंत्री के घर में स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई उसे लेकर मुझे कई पत्रकारों के फोन आ रहे हैं। स्वाति मालीवाल से 4 साल पहले मेरा तलाक हो चुका है और उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं है। दूसरी बात यह कि एक साजिश के तहत स्वाति मालीवाल के साथ ये वारदात हुई, उसको अब डराया जा रहा है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जिस विभव का नाम मारपीट में आता रहा उसने ये किसके इशारे पर किया उसके बारे में तो तुम ही बता सकती हो। संजय सिंह सफाई दे रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है। संजय सिंह एक्टिंग न करें। स्वाति को खुद बोलना चाहिए। उन्होंने लाखों महिलाओं की आवाज उठाई है। वो इतनी लड़ाई लड़ी, इतनी मर्दानी है तो वो उनसे डर गई हैं। उसे खुद बोलना चाहिए। सब लोग उसके साथ खड़े हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा कि अरविंद केजरीवाल की आवाज से पुलिस को फोन आया था। बाद में स्वाति मालीवाल थाने में आई थी लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी और वो चली गई। बीजेपी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि सब कुछ केजरीवाल की जानकारी में हुआ। दिल्ली में घटना के कई घंटे बाद भी आम आदमी पार्टी खामोश रही। पुलिस की तरफ से कहा गया कि मालीवाल के साथ मारपीट की शिकायत नहीं मिली है। पुलिस ने कहा कि अगर उन्हें शिकायत नहीं मिलती तो वे कुछ देर बाद स्वाति मालीवाल से संपर्क कर सकती है। स्वाति मालीवाल से मारपीट और बदसलूकी का आरोप केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जब से शिवसेना पर एकनाथ शिंदे ने कब्जा जमा लिया है तब से उद्धव ठाकरे की सियासत 360 डिग्री पर घूम गई है। कल तक हिंदुत्व की सियासत करने वाले उद्धव ठाकरे पर कांग्रेस और पवार की सोहबत का ऐसा रंग चढ़ा कि रातों रात वे सेक्युलर हो गए और ठीक वैसे ही तुष्टीकरण की सियासत भी करने लगे।
हद तो ये हो गई कि उद्धव गुट के नेताओं ने अब इस्लामी झंडे का जमकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उद्धव ग्रुप के नेताओं ने चेंबूर इलाके में एक रैली में इस्लामी झंडा फहराया। भीड़ ने नमाजी टोपी पहनी, कुछ मुस्लिम शख्स भी वहां मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे की सियासत में आए इस बड़े बदलाव के बाद बीजेपी ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर आम लोग भी अब निशाना साध रहे हैं। भाजपा नेता नितेश राणे ने इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। वीडियो चेंबूर इलाके के एक ओवरब्रिज के नीचे का बताया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम होने की स्थिति बन गई। आसपास नमाजी टोपी पहने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और इस भीड़ के बीच में कुछ लोगों द्वारा बड़ा सा इस्लामी झंडा लहराया जा रहा है। झंडे को क्रेन पर लटकाया गया। भाजपा नेता नितेश राणे ने इस वीडियो को शेयर करते हुए उद्धव ठाकरे की निंदा की। उन्होंने मराठी भाषा में कैप्शन लिखा, यूबीटी की रैली में लहराया पाकिस्तान का झंडा, अब आगे क्या? पीएफआई, सिमी और अलकायदा जैसे लोग मातोश्री यानी उद्धव ठाकरे के आवास में बिरयानी खाएंगे। जल्द ही मुंबई दाऊद का स्मारक बनाया जाएगा। और यहां दावा करते हुए वो कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के असली बेटे हैं। नितेश राणे के अलावा कई अन्य यूजर ने भी इस वीडियो को शेयर किया, उद्धव ठाकरे की आलोचना की और एक यूजर ने लिखा कि हताशा देखो, उद्धव और संजय राउत ने शिवसेना को क्या बना दिया। एक अन्य यूजर ने इस पूरे वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि बाला साहेब ने इस दिन की कल्पना कभी नहीं की होगी। एक अन्य यूजर ने प्रशासन से इस वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों पर कार्रवाई की मांग की। भीड़ में शामिल लोगों पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस हरकत से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। और इन सभी के अलावा कई अन्य यूजर्स ने अपनी अपनी तरह से उद्धव ठाकरे और शिवसेना गुट की आलोचना की है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि वो भविष्य में नरेंद्र मोदी और भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। भाजपा को विश्वासघाती बताते हुए उद्धव ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारेगी। उद्धव ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। महाराष्ट्र के प्रति द्वेष भाव रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लिए आने वाली परियोजनाओं को दूसरे प्रदेशों में ट्रांसफर किया जाता है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि इन चुनावों में मोदी की तानाशाही खत्म हो जाएगी। उन्होंने गारंटी देते हुए यह भी कहा कि इंडी गठबंधन देश में नई सरकार बनाएगा, जिससे महाराष्ट्र को पुराना गौरव हासिल होगा। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र के अंतिम चरण का चुनाव 20 मई को है। इसमें मुंबई, कल्याण, पालघर और ठाणे आदि इलाकों में वोट डाले जाएंगे।